Good evening everyone, welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Let us start the next part of the bacteria. लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने एक स्टार्टिंग इसका सेल एनवेलप देखा था, पूरा तीनों चीजें की थी हमने, जहां ग्लाइकोकैलिक्स की बात की गई थी, सेल वॉल की बात की गई थी और सेल मेम्ब्रेन की बात की गई थी। अब चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म, अगर आपको सामने ये जो खाली जगह दिख रही है, जितनी भी ये सारी जगह है, ये सारी जगह क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या इसमें कोई चीज दिखाई दे रही है? अगर देखा जाए कोई ऑर्गेनेली दिखाई दे रही है? कुछ नहीं है। तो पहला पॉइंट तो इसका यही आएगा कि विदाउट एनी ऑर्गेनेली, विदाउट एनी ऑर्गेनेली, और वो एक्सेप्ट एक यहां पड़ी होती है, एक्सेप्ट ए मेम्ब्रेनलेस राइबोसोम, जो हम यहां आगे आने वाले समय में हम ड्रॉ कर देंगे। चलिए ड्रॉ कर ही देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर एक राइबोसोम हम ड्रॉ कर देते हैं, ये यहां पर कोई दो राइबोसोम। अब इसके बीच में मोस्टली क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक ऐसा सब्सटेंस है जहां लगभग 80% वाटर है, 80% इज वाटर, प्रोटीन्स है, लाइपिड्स है और इनऑर्गेनिक आइंस है। तो वो सारी चीजों की बातें हम करेंगे कि यहाँ इनऑर्गेनिक आइंस कौन से हैं या प्रोटीन्स, लाइपिड्स क्या हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, जरा हम एक तरीके से पढ़ते हैं ना। सो यहां पर साइटोप्लाज्म के 3 कंपोनेंट्स हैं। There are 3 components of the cytoplasm. और वो 3 कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहला जो कंपोनेंट है इसका, that is the mesosome. सबसे पहला मीसोसोम। अब मीसोसोम में क्या है? यहां आपको सामने एक स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे रहा है जो सेल मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल ही अंदर की साइड इस तरह से मुड़ गया है। एक बड़ा कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज द मीसोसोम। अब मीसोसोम क्या है? देखिए ये किस प्रेजेंट में होता है? इट इज ए इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन मीन्स इनवर्ड, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, देखिए किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लामेले फॉर्म में। आपको ये तीनों फॉर्म में मिल सकता है, या तो लामेले फॉर्म में होगा, वेसिकल्स हो सकते हैं या ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। अब जहां तक इस मीसोसोम का सवाल है, देखिए ये मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही होता है। इट इज प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। हालांकि एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन कई तरह से भी आ सकता है कि क्या आइदर दिस मीसोसोम इज प्रेजेंट बोथ इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो बिल्कुल सही ये जवाब दीजिएगा कि यस, दोनों में होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट, मीसोसोम इज प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव बोथ और नन ऑफ द अबव, तो याद रखिएगा इट इज प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये भी एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। तीसरी चीज यहां आ जाती है कि अब इसके फंक्शन क्या है। देखो फंक्शन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इसका फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। दूसरी चीज ये है सेप्टा फॉर्मेशन, सेप्टा फॉर्मेशन इन सेल। ठीक है, सेल वॉल जब बनती है सेप्टा फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद देयर इज न्यूक्लियोइड रेप्लिकेशन। देखिए
यहां भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूक्लियर रेप्लिकेशन में भी। कैसे है वो हम बाद में देखेंगे, आगे जब बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन आएगी तो वहां जरूर बात करेंगे हम, है ना, वहां हमें बात करनी ही पड़ेगी। तो यहां फिलहाल हमने क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे कि मेसोसोम क्या होता है और एनफ है। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट क्या आ जाता है। अब सेकंड हमने कहा ना 3 कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट है राइबोसोम। सेकंड कंपोनेंट क्या है? राइबोसोम। अब देखो राइबोसोम क्या है, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है, पता है हमें। और यहां पर राइबोसोम क्या है? 70S टाइप। हम आगे सेल ऑर्गेनेलिस में इसकी बात करेंगे। नाउ दिस राइबोसोम इज प्रोकैरियोटिक टाइप, 70S टाइप, जहां इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक 50S और एक 30S। अब ये S क्या है ये भी हम बात करेंगे। सेवनबर्ग यूनिट होता है, इसको हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ सेवनबर्ग यूनिट है 50S एंड 30S। इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक बड़ा है 50S और 30S है छोटा। और प्रोकैरियोटिक अगर देखा जाए तो राइबोसोम क्या है? दैट इज आवर 70S टाइप। अब ये जो राइबोसोम है देखो यहां पड़े हुए हैं, और ये कई बार क्या होता है, कई बार they are present in the form of groups in this way। इस तरह से ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, और जब ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं they are attached with the help of mRNA। ये जो ब्लैक कलर में मैंने यहां दिया है, so this structure is known as, यहां हम इसको ले लेते हैं। देखिए ये तो हमें यहां मिल गए, दिस इज द राइबोसोम, और है भी कौन सा, याद रखिएगा 70S टाइप। और ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द पॉलीसोम। कई बार ये पॉलीसोम की फॉर्म में भी होते हैं, या इन्हें क्या कहा जाता है? दे आर ऑल्सो नोन एज पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। इन्हें पॉलीराइबोसोम भी कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि मैं क्यों बताना चाहता हूं, एक चीज याद रखिए कि सिंपल सी, जब आप 10th से 11th में आते हो तो बायोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, वैसे ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर ये चीजें इस तरह से लेक्चर हो रहे हैं कि आपको एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन सिंपल है, हम सब 10th लेवल पे भी पढ़ चुके हैं। प्रोटीन फैक्ट्रीज है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड कंपोनेंट। दैट कंपोनेंट इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंक्लूजन बॉडीज। चलिए हम इंक्लूजन बॉडीज को ले लेते हैं। अब इंक्लूजन बॉडीज में क्या है, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, इंक्लूजन बॉडीज। ये तीसरा कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया कि 3 कंपोनेंट्स हैं। अब इस इंक्लूजन बॉडीज में क्या आता है, अलग अलग साइटोप्लाज्म को देख रहे हैं कि एक ही ऑर्गेनेली आई है, वो भी मेम्ब्रेनलेस है, इसके अलावा कोई नहीं है। अब बाकी क्या है, इंक्लूजन बॉडीज है। अब वो बॉडीज कैसी है? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि ये मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मैंने कह दिया कि भाई ओहो ये तो मेम्ब्रेन बाउंड हो गया, फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी। अभी आपने कहा कि यहाँ कोई है ही नहीं स्ट्रक्चर, अब आप कह रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज हैं। याद रखिए मेम्ब्रेन बाउंड हैं, बट दे आर नॉट ट्रू यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स और यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज सिंपली ए मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। लेकिन वैसा स्ट्रक्चर नहीं है, वैसा टिपिकल फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर नहीं होता है। सो इंक्लूजन बॉडीज के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन होती है, बट इट इज नॉट रिगार्डेड एज ए यूनिट मेम्ब्रेन बॉडी। सो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इट इज नॉट ए यूनिट मेम्ब्रेन। सो व्हाट आर दोज इंक्लूजन बॉडीज? चलिए हम इंक्लूजन बॉडीज को देख लेते हैं। सो यहां पर नंबर 1 इंक्लूजन बॉडी आती है हमारी फूड रिजर्व्स। अब फूड रिजर्व्स में यहां क्या है, अब इसके पास कौन सा फूड रिजर्व है? देखिए इसके पास एक फूड रिजर्व तो ये है, ये यहां हम ऐसे कर लेते हैं, ये कुछ फूड रिजर्व्स है। यहां मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूं, ज्यादा
ये इस तरह से ब्लू कलर में। ये फूड रिजर्व्स क्या है? दीज आर ग्लाइकोजन, दिस इज ग्लाइकोजन, इट इज अ फूड रिजर्व मॉलिक्यूल। आयन पड़ा है इसके अंदर। इसके अलावा ग्लाइकोजन के साथ साथ इसके पास क्या है? इट हैज द प्रोटीन। देखिए ग्लाइकोजन भी है इसके पास और इसके पास प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भी है। तो ये हम ले लेते हैं प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। चलिए इसको यहां लिख लेते हैं। सो प्रोटीन्स या प्रोटीन ग्रेन्यूल लिख लो। चलो ऐसे कर लेते हैं। तो आपने दो चीजें यहां देखी। फूड रिजर्व्स क्या है? फूड रिजर्व्स हैं इसके पास एक ग्लाइकोजन और दूसरा प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। तो ये दो कंपोनेंट्स आप फूड रिजर्व्स में याद रखेंगे। हालांकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जैसे अजोटोबैक्टर हो गया, बेसिलस हो गया, यहां क्या होता है? देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया में, सभी में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में जैसे अजोटोबैक्टर वगैरह हो गया या बेसिलस बैक्टीरिया हो गया, वहां पर पड़ा होता है दोज हैव स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट। मैं यहां ऐसे कर देता हूं कि इसको इस ब्लैक कलर में ले लेता हूं और इसको डॉट डाल देते हैं। ये कंपोनेंट क्या है? ये एक और फूड रिजर्व है जिसे हम कहते हैं PHB। Now what is this PHB? It is poly beta hydroxy butyric acid। अब ये क्या कंपोनेंट है? मैं सिंपल सा, ज्यादा इसको नहीं लेंगे, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो ये क्या कंपोनेंट है? दिस PHB poly beta hydroxy butyric acid is a intermediate component of fatty acid synthesis। देखिए जब फैटी एसिड्स बनते हैं तब वहां पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, दैट इज PHB। और ये किसके लिए यूज होता है? इसलिए मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट इसका क्या है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। देखिए ये बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज, कि हमारे पास क्या है? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक सब बनते हैं जहां, सो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इन कंपोनेंट्स की एक इंपॉर्टेंस है। हाउएवर आपने ये दो चीजें ही याद रखनी है, दैट इज ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स एज फूड रिजर्व्स। अब उसके बाद फूड रिजर्व के बाद इंक्लूजन बॉडीज में दूसरी चीज क्या आ जाती है? दूसरा हमारे पास कंपोनेंट आ जाता है, दैट इज इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल्स। अब ये इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल्स क्या है? दो ही हैं यहां पर, दो ही हैं यहां पर। और वो क्या है? चलिए ले लेते हैं। दे आर दीज डार्क बॉडीज। ये डार्क बॉडीज ले ली। और ये क्या है? वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। और इसके साथ साथ हम एक और डार्क बॉडी ले लेते हैं, इस तरह से रेड कलर ले लेते हैं। चलिए, क्योंकि अब हमें डिफरेंशिएट तो करना है। और ये अलग बैक्टीरिया में होते हैं, ये भी हो सकते हैं सल्फर ग्रेन्यूल्स। दीज आर सल्फर ग्रेन्यूल्स। तो याद रखिए ये मैंने क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, हालांकि इसमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप ना करें सल्फर ग्रेन्यूल, क्योंकि सल्फर ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन सल्फर बैक्टीरिया। तो हम तो सिंपल एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, तो ओवरऑल इसीलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि ओवरऑल हम बैक्टीरिया सभी को प्ले कर रहे हैं। सो यहां पर क्या है? इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल्स कौन से हैं? वोल्यूटिन एंड सल्फर ग्रेन्यूल्स एंड ग्रेन्यूल्स। अब देखो सल्फर ग्रेन्यूल क्या स्टोर करेगा? सिंपल सी बात है, सल्फर को स्टोर करेगा इन सल्फर बैक्टीरिया। और दूसरी चीज यहां वोल्यूटिन क्या करता है? इट इज अ रिजर्व फॉस्फेट, इट रिजर्व्स फॉस्फेट। तो देखो हर एक का कोई ना कोई तो काम है भाई, कोई ना कोई तो काम है।
तो यहां ये चीजें हमें छोटी छोटी चीजें याद रखनी है नीट के लिए, और कोई बड़ी चीजें, बड़े काम नहीं करने हैं, छोटे छोटे काम करने हैं। तीसरी चीज यहां हमारे पास क्या आ जाती है, इनऑर्गेनिक आयंस के बाद, ग्रेन्यूल्स के बाद गैस वैक्यूल्स। अब देखिए गैस वैक्यूल्स भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन पड़े कहां होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन सर्टन साइनोबैक्टीरिया। देखिए गैस वैक्यूल्स कहां होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में है, यू बैक्टीरिया में है, कुछ प्लैंक्टोनिक स्पीशीज में होती है। अब ये गैस वैक्यूल्स करते क्या है, देखिए इनका काम है, दे आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका याद रखिएगा, दे आर परमिएबल टू गैसेस, दे आर परमिएबल टू गैसेस एंड नॉट टू वाटर। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है। और ये गैस वैक्यूल जब ये साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो इनका कोई ना कोई तो फंक्शन होगा। तो फंक्शन क्या है, दे रेगुलेट। अब ये काम क्या कर रहे हैं, बायोनेंसी फैक्टर इन वाटर, क्योंकि पानी में है तो इनका जो बायोनेंसी फैक्टर है, कब इन्होंने वाटर के सरफेस पर आना है, कब इन्होंने वाटर के डीप जाना है, ये सारा फैक्टर क्या है, गैस वैक्यूल देखता है। और ये क्यों बायोनेंसी फैक्टर रेगुलेट करते हैं, देखिए इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। वो रीजन क्या है, प्रोटेक्ट्स, these gas vacuoles protects from harmful radiations। देखिए इसीलिए बायोनेंसी रेगुलेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। आई होप आपको ये सारा जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का स्ट्रक्चर है, देखिए साइटोप्लाज्म में कितनी सारी चीजें हमने ड्रॉ कर दी है, हालांकि थोड़ा सा पजलिंग हो रहा है, पर फिर भी हमने कोशिश की कम ड्रॉ करें, हर एक चीज को आपको विजिबिलिटी हो। ये स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एग्जाम में श्योरली आपको फुल मार्क्स आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद अब जो साइटोप्लाज्म के अंदर अगला स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, वो क्या है, दैट इज न्यूक्लियोइड। चलिए अब न्यूक्लियोइड को देख लेते हैं। अब न्यूक्लियोइड क्या है, देखो न्यूक्लियोइड एक क्रोमोसोम का ऐसा पार्ट है जिसके अंदर क्या पड़ा होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है। चलिए हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, हम फिर साथ साथ हम इसकी बात करेंगे। अब देखो ये यहां पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, जो इस तरह से बड़ा ही कॉइल्ड स्ट्रक्चर सा होता है, ये इस तरह से देखिए, ये यहां पर। तो चलिए इसको लेबल भी कर लेते हैं, यहां पर हम लेबल कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा, साइड पर है न्यूक्लियोइड। क्लियर। अब देखो ये जो न्यूक्लियोइड एक यहां हमें कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, एक सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ना, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड है। ये स्ट्रक्चर कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मॉलिक्यूल। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखिए कि ये कैसा मॉलिक्यूल है, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मॉलिक्यूल। पहला पॉइंट तो ये आपको हमेशा याद रखना है, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बड़ी चीजें नहीं करनी है, मैं बार बार बोलता हूं। अब यहां पर ये जो डीएनए है, ये किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, कोई भी इसको कवर नहीं कर रहा है। अगर आप देखो तो यहां न्यूक्लियस तो है ही नहीं, वो तो बात हम, वो तो एक बेवकूफी होगी अगर हम ये बात करें, हमें समझने की बात है ना। तो यहां क्या है कि यहां पर कोई भी किसी तरह का अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये जो है, ये डीएनए क्या है, इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी लेयर नहीं है, और इसीलिए हम कहते हैं इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। हेंस हम इसे क्या कहते हैं, नेक्ड डीएनए। इट इज नेक्ड डीएनए। और एक और भी रीजन है इसको नेक्ड क्यों कहा जाता है, वो है, मैं यहां एरो डाल के
नो हिस्टोन प्रोटीन्स, इस डीएनए के ऊपर किसी भी तरह की हिस्टोन प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती है। जबकि अगर यूकेरियोटिक डीएनए देखें तो वहां हिस्टोन प्रोटीन्स की आपको कवरिंग दिखेगी। हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस पे, वहां हम जरूर देखेंगे। तो यहां तो हमारे पास कोई भी किसी तरह का डीएनए के ऊपर किसी तरह की भी हिस्टोन प्रोटीन कवरिंग नहीं होती है और इसी वजह से इसको नेक्ड डीएनए भी कहा जाता है। अब देखो दूसरी चीज यहां क्या आती है कि अगर आप देखो तो कई बार ये जो न्यूक्लियड है ना, अपने आप को ना बड़ा ऑर्गेनाइज करता है इनटू सम वेरी सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स में है। ऐसा क्यों कर रहा है वो हम अभी बात करते हैं। सो दीज सुपर कॉइल्ड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज डोमेन। हम इसे डोमेन कहते हैं। ये जो इसकी कॉइलिंग है, सुपर कॉइलिंग है, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज जो है इसे हम क्या कहते हैं, डोमेन। अब ये क्यों जरूरी है? देखो ये जरूरी इसलिए है कि जब भी इसे कोई ऐसा फंक्शन करना है, जब ये रेप्लिकेशन करता है या ट्रांसक्रिप्शन करता है, उस वक्त क्या होता है, या इसे अलग होना है, तब उस वक्त क्या करता है ये, उस वक्त ये अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है। कुछ तो चेंजेस करता है ट्रांसक्रिप्शन के वक्त भी, या अगर आप रेप्लिकेशन की बात करें उस वक्त, तो डीएनए के अंदर तो चेंज आती है। वो जो चेंजिंग है ना किसी पर्टिकुलर पार्ट में आना, वो इसी लूप स्ट्रक्चर की वजह से हो जाती है। किसी भी स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ सकती है। तो ये डोमेन्स का बड़ा फायदा है। डोमेन्स जो है दे हेल्प टू ब्रिंग द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द न्यूक्लियाइड ड्यूरिंग replication or transcription or segregation or whatever the structural processes are there. So this function is very important. So remember this term domain. अब उसके बाद तीसरी चीज आप एक और इंपॉर्टेंट नोट कीजिए ये कि अगर आप इस न्यूक्लियड को देख रहे हो, कहां अटैच है, किसके साथ अटैच है, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, किसके साथ अटैच है, ध्यान से देखो, कमेंट जरूर करो कि किसके साथ अटैच है। चलिए बात कर लेते हैं। देखो ये इट इज आइदर डायरेक्टली अटैच्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो ऐसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ डायरेक्टली अटैच है, और विद मीसोसोम, जैसा कि यहां मैंने दिखा रखा है। या तो वो डायरेक्टली अटैच होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, या वो इनडायरेक्टली अटैच होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ थ्रू मीसोसोम। तो ये भी अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि कहां होती है इसकी पोजीशन। अब देखो जहां तक इसका सवाल है, एक और नाम इसे दिया गया है, लास्ट जो मैं बात करना चाहता हूं, it is prochromosome. The DNA nucleoid of basically bacterial cell is known as prochromosome. क्यों कहा जाता है? क्योंकि it is haploid in nature. It is haploid basically. It is haploid. ये fully formed, हालांकि डबल स्टैंडर्ड है, but it is, their structure is equivalent to the single chromosome of eukaryotes. यूक्रियोट्स का जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है उसके इक्विवेलेंट इसका स्ट्रक्चर होता है, उसके बराबर इसको माना जाता है, और इसीलिए फुली डेवलप्ड क्रोमोसोम नहीं होता। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज प्रोक्रोमोसोम। तो कई बार हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियड इज नोन एज प्रोक्रोमोसोम और नेक्ड डीएनए और न्यूक्लियोइड। सो अलग अलग नामों की अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए मैं डायग्राम हमेशा साथ साथ ड्रॉ करता हूं, और साफ सुथरी ड्रॉ होनी चाहिए। एक बायोलॉजी टीचर हो या स्टूडेंट हो, डायग्राम हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए। हमारी तो इतनी नहीं है पर होनी चाहिए। मैंने बहुत से टीचर देखे हैं, बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छी डायग्राम बनाते हैं, हमारी तो कुछ भी नहीं। तो ध्यान रखिए आपकी साफ होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियड। अब लास्ट पार्ट आज के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है
यही खत्म कर लेते हैं इस बात को। एक और स्ट्रक्चर जो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लाज्मिड, जिसका डीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियर में बहुत बड़ा रोल होता है। वो है एक पार्ट जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये भी बैक्टीरियल सेल्स में पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये एक ऐसा सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके पास पड़ा होता है इस तरह से एक स्ट्रक्चर जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड है इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन मैंने अभी कहा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कई बार जब ये किसी भी बैक्टीरियल सेल के साथ कंबाइन हो जाता है, बैक्टीरियल न्यूक्लियड के साथ कंबाइन होता है, सॉरी बैक्टीरियल न्यूक्लियड के साथ कंबाइन होता है, तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं एपिसोम। हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में इसकी बात करेंगे, अभी इसको ज्यादा खींचेंगे नहीं। तो एपिसोम क्या है? जब ये प्लाज्मिड, व्हेन द प्लाज्मिड इंटीग्रेट्स इनटू द न्यूक्लियड ऑफ द बैक्टीरियल सेल, फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिसोम। ये एपिसोम बनाता है। अब प्लाज्मिड के पास क्या है? अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में, जो बेसिकली बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे। तो वो फैक्टर्स क्या है? या तो इसके पास क्या होता है, देयर इज ए फैक्टर जिसे हम कहते हैं फर्टिलिटी फैक्टर, इसकी भी बात करेंगे। अब यहां तो उतना ही बहुत है। पास क्या होता है? इट हैज आर फैक्टर। देखो इसके आर फैक्टर क्या है? रेजिस्टेंट फैक्टर। और रेजिस्टेंस फैक्टर किससे? रेजिस्टेंस फैक्टर अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। तो ये भी है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में। जब हम 12th में पहुंचेंगे, लेक्चर्स पहुंचेंगे, तो वहां हम इसकी बात करेंगे। और लास्ट आता है हमारा कॉल प्लाज्मिड और कॉल फैक्टर। कॉल फैक्टर ही लिख देते हैं, कॉल फैक्टर। और ये कॉल फैक्टर क्या करता है, या कॉल प्लाज्मिड, ये बेसिकली क्या करता है? इट बेसिकली किल्स द रिलेटेड बैक्टीरिया। ये उनको मार देता है। जैसे बैक्टीरियोसिन होता है वो खत्म कर देता है, या कॉलिसिन होता है वो उनको मारता है, वो उसको खत्म कर देता है रिलेटेड बैक्टीरिया को। तो ये प्लाज्मिड जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इस बैक्टीरियल सेल में आता है। ठीक है, हमने ड्रॉ तो नहीं किया, पर यहां हमने साफ बता दिया कि इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो न्यूक्लियड के साथ कई बार होता है ना। हम F+ एंड F- बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो वहां हम इसकी जरूर बात करेंगे। तो यहां तक अभी बैक्टीरिया खत्म नहीं हुआ है। देयर इज अनदर लेक्चर ऑफ बैक्टीरिया जहां हम अभी फ्लैजिला का स्ट्रक्चर एक लास्ट रह गया है, पिलाई रह गया है। तो ये चीजें हम बात करेंगे। कल हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और कल हम इसको खत्म करेंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास यहाँ लिंक पे दे दूंगा, जरूर कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा लेक्चर, ताकि और अच्छे लेक्चर्स इस 11th सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। और एक एक लेक्चर आपको मिलेगा, कोई भी एक ऐसा लेक्चर नहीं होगा जो नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।